हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दो भाई अद्वैत और सोहम एक साथ रहा करते थे। दोनों ही अमीर थे। बड़े भाई अद्वैत की शादी बबीता से होती है, वहीं छोटे भाई सोहम की शादी आराधना से होती है। आराधना एक गरीब घराने की बहू होती है और उसकी जेठानी बबीता को आराधना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। एक दिन जब बबीता की मॉडर्न और अमीर सहेलियां घर पर आती हैं, तभी नमस्ते बहनों, आशा करती हूँ कि आप सभी चुस्त और दुरुस्त हो। ओह गॉड बबीता, ये तुम्हारी देवरानी इतनी बहनजी टाइप्स क्यों है? ओह माय गॉड, इससे ज्यादा मॉडर्न तो मेरी काम वाली है। पता नहीं कहाँ किस खेत से उठा लाए इसे तुम्हारे देवर। बबीता का पारा हाई हो जाता है सहेलियों के जाने के बाद। कहा था ना तुमसे, क्यों आई फिर तुम हम लोगों के बीच में? मिला दी ना मेरी इज्जत मिट्टी में, पड़ गई ना तुम्हारे दिल को ठंडक। लेकिन दीदी मैंने क्या। शट अप, गंवार कहीं की, तुम किसी काम की नहीं हो। पता नहीं कौन सा जादू टोना करके सोहम को फंसा लिया अपने झांसे में, लुटेरी कहीं की। आराधना को ये सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। बबीता हमेशा उसे ताने कसती रहती, लेकिन बेचारी आराधना चुपचाप रहती और किसी से कुछ नहीं कहती। बबीता बांझ होती है। कुछ महीनों बाद आराधना गर्भवती हो जाती है और तभी बबीता को आराधना से और ज्यादा जलन होने लगती है। ये लो आराधना, तुम्हारे लिए मैंने फल लिए हैं, एकदम ताजे हैं, सीधे बगीचे से लाया हूँ अपने दोस्त के। अरे वाह सोहम जी। बबीता, आई नो तुम्हारा खून खौल रहा है, लेकिन अपने गुस्से को अब इन दोनों पर मत उतारो। न जाने मेरी किस्मत में ही बांझ होना क्यों लिखा है। क्यों मैं मां नहीं बन सकती? ऐसे किसी गर्भवती महिला को देखती हूँ तो मेरा दिल खूब रोता है। अपने आप को संभालो बबीता। 9 महीनों तक बबीता बेचारी आराधना संग ठीक से पेश नहीं आती और उसकी देख रेख भी नहीं करती। आराधना को एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है जिसका नाम आराधना और सोहम नायरा रखते हैं। बबीता नायरा संग भी सही ढंग से पेश नहीं आती। जब नायरा 10 साल की हो जाती है तभी आराधना और सोहम का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद नायरा अनाथ हो जाती है और तभी बबीता उस पर खूब अत्याचार करती। ओए लड़की, अब और कितने दिन अपने माँ बाप के जाने का शोक मनाते हुए रोएगी? चल जल्दी उठ और रसोई में जाकर तेरे ताऊजी और मेरा खाना बना, जल्दी। ताई जी, मुझे बहुत तेज बुखार है। मुझे अपने माँ पापा की बहुत याद आ रही है। मुझे उनके पास ले चलो ना ताई जी। बबीता गुस्सा हो जाती है और वो नायरा का कान पकड़कर उसे लकड़ी से मारने लगती है और रसोई में ले जाकर धक्का मारती है। नायरा मुंह के बल फर्श पर गिरती है। तेरी माँ से तूने इतना सारा खाना बनाना इस दिन के लिए सीखा था क्या? चल, ये रोना धोना बंद कर और जल्दी से पूरे घर का काम कर, वरना आज से लेकर अगले 1 महीने तक तुझे भूखा रखूंगी। समझ गई ना तू, या बेलन से मारकर समझाऊं? समझ गई ताई जी, समझ गई। बबीता नायरा से नौकरानियों की तरह काम करवाती। नायरा अब एक दिन में 100 से ऊपर लोगों का खाना बनाने लगती। वो 8 साल की थी, लेकिन उसमें एक अद्भुत खूबी थी कि वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती। और इसी बात का फायदा उठाते हुए बबीता और अद्वैत एक टिफिन सर्विस शुरू करते हैं। नायरा दिन रात लगातार खाना बनाया करती और बबीता और अद्वैत उसकी मेहनत के पैसों को अपने पास रखते। ओए लड़की, कछुए की तरह नहीं, मशीन की तरह तेज हाथ चला, वरना मोमबत्ती के चटके दूंगी ना हाथ पर, तो फिर रोना मत। आज बहुत सारे ऑर्डर्स हैं और वो भी बहुत महंगे महंगे हैं। अगर वक्त पर टिफिन नहीं पहुंचे तो कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं नायरा। नायरा के हाथ जलते हैं, वो पसीने से लथपथ होती है। उसके पैर दिन रात खड़े होकर दर्द देते, लेकिन फिर भी वो आंखों से आंसुओं की धारा बहते हुए मौन रहकर खाना बनाती और क्रूर बबीता और अद्वैत उन पैसों से मजे करते। एक रात नायरा बहुत रोती है। माँ, पापा, आप दोनों देख रहे हो ना, यहाँ मेरे साथ कितना अत्याचार हो रहा है। मुझे अब यहाँ नहीं रहना माँ। मैं ताई जी और ताऊ जी को बिना बताए यहाँ से भाग रही हूँ। अब कहाँ जाऊंगी पता नहीं, लेकिन आप दोनों मेरा ध्यान रखना। आप जहाँ कहीं भी हो, मैं जानती हूँ
कि आप हर पल मेरे साथ ही हो। आई लव यू माँ, आई लव यू पापा, मिस यू अ लॉट। नायरा अपना सामान बांधकर घर के पीछे की खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाती है और दूसरे गांव में चली जाती है। वहीं जब अद्वैत और बबीता को बहुत ढूंढने पर भी नायरा नहीं मिलती, तभी वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मेरे बिजनेस में कुछ बचा भी नहीं है इतना। एक उस नायरा की वजह से ही हम दोनों ऐशो आराम से रह रहे थे, लेकिन अब वो भी भाग गई। तुम चिंता मत करो अद्वैत, हम उस लड़की को ढूंढ निकालेंगे और जब वो मिलेगी ना, तब उसकी ऐसी सूरत करूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। बबीता और अद्वैत दोनों ही नायरा को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाते। नायरा दूसरे गांव के गुरुजी के घर में रहने लगती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जो आपने मुझे इस सड़क से उठाकर अपने घर में आसरा दिया। नायरा बिटिया, मैंने अपनी छोटी बेटी को एक हादसे में खो दिया। तब से मैं हर छोटी लड़की में अपनी बेटी को देखता हूँ। तुम भी मेरी बेटी ही हो। तुम इसे अपना ही सदन समझो बेटी। भाग्यवान, नायरा बिटिया को खाना दे दो। नायरा गुरुजी के यहाँ खाना खाती है। गुरुजी उसे थोड़े पैसे देते हैं। ये पैसे क्यों दे रहे हैं आप मुझे गुरुजी? नहीं नहीं, मैं इन्हें नहीं रख सकती। नायरा बिटिया, मैं तो तुम्हारे पिता समान हूँ। मना मत करो बिटिया, रख लो इन्हें। नायरा उन पैसों को अपने पास रख लेती है और फिर वो सोचती है कि वो भी अपना कोई बिजनेस शुरू करेगी, जिससे वो पैसे कमाकर अपना गुजारा कर सके और साथ ही स्कूल जाकर पढ़ लिख भी सके। वो उन पैसों से अपना ढाबा खोलती है, जिसका नाम होता है सोहम आराधना का ढाबा। वो अपने माता पिता के नाम का ही ढाबा खोलती है। उसके ढाबे पर बहुत से लोग आने लगते हैं और सभी उसके हाथ का खाना खाकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यकीन ही नहीं होता, एक 8 साल की बच्ची इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बना सकती है भाई। अरे सच में, मैं तो फैन हो गया हूँ बेटी तुम्हारे हाथ के खाने का। बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो तुम। धन्यवाद। लीजिए और नान लीजिए, और ये रहे आपके रसगुल्ले और मालपुए। नायरा बहुत मेहनत करती है और पढ़ लिख कर बड़ी होती है। वो 20 साल की उम्र में ही अपना सबसे बड़ा रेस्टोरेंट खोलती है और एक दिन उसके रेस्टोरेंट के बाहर 2 मियाँ बीवी कटोरा लेकर भीख मांगने आते हैं और वो दोनों कोई और नहीं बल्कि बबीता और अद्वैत ही होते हैं। नायरा तुम? नायरा तुम? ताई जी, ताऊ जी, आप दोनों इस तरह? बबीता और अद्वैत नायरा को देखकर रोने लग जाते हैं और वो दोनों हाथ जोड़कर उससे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो नायरा, हम तुम्हारे ताऊजी और ताई जी होकर भी तुम्हारे साथ अत्याचार करते रहे। आज हम यूं इस तरह सड़क पर आए हैं, ये हमें हमारे पापों की सजा मिल रही है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ नायरा, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, अपनी ताई जी को माफ कर दो और हमें जीवन के आखिरी पड़ाव को तुम्हारे साथ बिताने का मौका दे दो, वरना हम यूं ही दर दर भटक कर कहीं मर जाएंगे। नायरा की आंखें भर जाती हैं। वो उन दोनों के गले लगती है और उन्हें माफ कर देती है। वो उनके साथ तो नहीं रहती, लेकिन उन्हें एक घर में रहने की जगह देती है और उनकी देखभाल करती है। नायरा जीवन में आगे चलकर खूब नाम कमाती है। गुलशनपुर कहकर एक गांव में देवराज अपनी बीवी नीलिमा के साथ रहा करता था। उसी गांव में देवराज का सगा भाई मनोहर और उसकी बीवी सुमित्रा रहा करते थे। देवराज और नीलिमा का दाल तड़का ढाबा पूरे गांव में मशहूर था। सभी को उनके हाथ का बना दाल तड़का बहुत पसंद आता और वो उंगलियां चाट चाट कर उसे खाया करते। अरे ओए होए होए नीलिमा भाभी, देवराज भाई, आप दोनों के ढाबे की शान, ये लजीज पकवान दाल तड़का भाई इतना स्वादिष्ट है कि इसे खाकर बीमार इंसान भी चुटकी में ठीक हो जाए। अरे एक अलग और अनोखा स्वाद है आपके दाल तड़का में, जो मुंह में घुलते ही 4 चांद लगा देता है। वाह भाई, ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि दुनिया भर की दाल तड़का रेसिपीज एक तरफ और आपकी एक तरफ, वही कमाल से भी बहुत कमाल है भैया। धन्यवाद भाई साहब, इसी तरह हमारे दाल तड़का को पसंद कीजिए और ढाबे पर आते रहिए। अरे वो तो है भाई, लेकिन अभी के लिए मुझे और 3 बटर नान और दाल तड़का चाहिए, मिलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र भाई साहब, ये लीजिए।
एक तरफ देवराज और नीलिमा अपने दाल तड़का ढाबे से ढेरों पैसा कमा रहे थे और जीवन में तरक्की कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मनोहर की नौकरी छूट चुकी थी और वो घर पर ही रहने लगता था। उनके पास धीरे धीरे सारे पैसे खत्म होने लगे थे। जी, घर पर अनाज का एक दाना नहीं बचा है। लगता है हमें हमारा घर बेचकर किसी छोटे मकान में ही शिफ्ट होना होगा। अब हम खाएंगे क्या? अरे खा जाओ मुझे ही। अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है क्या? पति चिंताग्रस्त है और तुम ऊपर से और चिंता दे रही हो। कुछ दिन खाना नहीं खाओगे तो क्या मर नहीं जाएंगे? वैसे भी मंदिर में मुफ्त का खाना मिल जाता है, वहां से खा लेंगे। मनोहर को कुछ सूझता नहीं और वो आखिरकार अपना बड़ा घर बेचकर एक छोटे से मकान में रहने लगता है। आए दिन वो गांव भर में यहाँ से वहां नौकरी ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती। आते जाते लोग उसे ताने कसते। अरे भैया ये देखो, ये तो उसी ढाबे वाले देवराज का सगा भाई है ना। बेचारा नौकरी की तलाश में ठोकरे खा रहा है। एक तरफ इसका भाई इतने नोट छाप रहा है दाल तड़का बेच बेच कर, और यहाँ ये नौकरी ढूंढते हुए दर दर भटक रहा है। मनोहर को उन आदमियों की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और सर झुकाए आगे निकल जाता है। धीरे धीरे मनोहर के मन में अपने भाई देवराज के प्रति जलन और भी बढ़ने लगती है। जब जब उस देवराज को खुश देखता हूं ना, तब तब मेरा खून खौलता है। वो इतना पैसा कमा रहा है और मैं यहाँ ठोकरे खा रहा हूं। जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। अगर आपसे किसी की खुशी देखी नहीं जाती तो आपको उसकी खुशी ही उससे छीन लेनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको उसे बर्बाद करना है तो उसके दाल तड़के में थोड़ा तड़का तो लगाना ही पड़ेगा ना। शायद तुम सही कह रही हो सुमित्रा। मैं समझ गया कि मुझे अब क्या करना है। अब तो मैं उस देवराज का दाल तड़का ढाबा बर्बाद करके ही रहूंगा। मनोहर और सुमित्रा दोनों ही रात के घने अंधेरे में जलती हुई मशाल से देवराज और नीलिमा का दाल तड़का ढाबा जला देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जब देवराज अपने ढाबे को जलता हुआ राख होता हुआ देखता है, तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे मेरा ढाबा, मेरा खून पसीने की मेहनत, ये सब क्या हो गया? नीलिमा हमारा ढाबा, हमारा घर, हमारा घर। दोनों ही पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस कंप्लेंट करते हैं और उनके केस की कार्रवाई शुरू की जाती है। मनोहर और सुमित्रा देवराज और नीलिमा को इस तरह दुखी देख बहुत खुश होते हैं। बड़ा ही आनंद मिल रहा है मुझे देवराज और नीलिमा को इस तरह दुखी देख। और कमाओ पैसा और हो जाओ गांव में मशहूर। जीना दुश्वार करके रख दिया था उन लोगों ने। अब सच में मन को राहत और दिल को ठंडक पहुंच रही है। लेकिन देवराज और नीलिमा यहीं पर हिम्मत नहीं हारते। वो दोनों दूसरे ही दिन गांव के बाजार में लारी लगाकर उस पर दाल तड़का बनाकर बेचने लगते हैं और वहां पर भी ग्राहकों की लंबी कतार से पूरा बाजार भर जाता है। देवराज लारी पर दाल तड़का बेचकर भी बहुत सारे पैसे कमाने लगता है। अरे सच में आपका आपके काम के प्रति जज्बा और जुनून देखकर बहुत प्रेरणा मिल रही है। कल ही आपका ढाबा जलकर राख हो गया और आज आपने तुरंत लारी पर अपनी शुरुआत की। लेकिन मानना पड़ेगा, ढाबा हो या लारी, देवराज भाई और नीलिमा भाभी के हाथ का दाल तड़का है लाल भरी। धन्यवाद। देवराज फिर से प्रगति करने लगता है और ये सब देखकर मनोहर और भी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। सुमित्रा, ऐसे नहीं हो सकता। वो देवराज किस मिट्टी का बना है? इतना बड़ा ढाबा जल जाने के बाद भी इसकी हिम्मत पर आंच नहीं आई। तुम उनकी प्रशंसा कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या सुमित्रा? देवराज और नीलिमा वो दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी हार नहीं मानेंगे। चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, वो दोनों उनका डटकर सामना करेंगे। अरे प्रशंसा नहीं कर रही हूँ मेरे दिमाग के पैदल पति। मैं आपको बता रही हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम दुनिया भर के पैतरे भी क्यों ना आजमा लें, वो दोनों हर एक मुश्किल को मात दे देंगे और इसीलिए हमें उनका एक ही बार में नामो निशान मिटा देना होगा। मतलब? यूं बात को जलेबी की तरह गोल गोल मत घुमाओ, ठीक से बताओ। हम उन्हें जान से मार देंगे। जी हाँ, जान से मार देंगे, समझ गए?
समझ गया सुमित्रा, बहुत ही अच्छी तरह समझ गया। क्रूर सुमित्रा और मनोहर मिठाई के बॉक्स में जहर मिला देते हैं और उसी मिठाई के बॉक्स को लेकर नीलिमा और देवराज के घर जाते हैं। अरे मनोहर भाई साहब, सुमित्रा दीदी, आप दोनों आइए ना। भैया, आज इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? क्यों भाई, तीज त्योहार पर ही आने की अनुमति है क्या? ऐसे ही नहीं आ सकता क्या? नहीं नहीं भैया, ये तो आप ही का घर है, आप जब चाहे आकर रह सकते हो। मजाक कर रहा हूं देवराज। दरअसल ये नए कारोबार को शुरू करने जा रहे हैं, वो भी अगरबत्ती का, इसीलिए ये मिठाई देने आए हैं। सुमित्रा मिठाई का बॉक्स नीलिमा के हाथ में पकड़ा देती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। घर से बाहर निकलकर रास्ते पर चलते समय अब आएगा मजा, जब इन दोनों के मरने की खबर सुनने को मिलेगी। जी धीरे बोलिए, कहीं किसी ने सुन लिया ना तो खामखा लेने के देने पड़ जाएंगे। उतने में तेजी से एक बड़ी सी ट्रक सामने से आती है और सुमित्रा और मनोहर को ठोक कर जाती है। दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। वहां देवराज और नीलिमा मिठाई खाने जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर पड़ोसी आकर कहता है, देवराज भाई, नीलिमा भाभी, नीलिमा भाभी, वो आपके भाई और उनकी बीवी का एक ट्रक से टकरा कर बहुत गंभीर एक्सीडेंट हो गया है। क्या? देवराज और नीलिमा फौरन उस जगह पहुंचते हैं और मनोहर और सुमित्रा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि वो दोनों कोमा में जा चुके हैं। देवराज और नीलिमा मनोहर और सुमित्रा के जान की सलामती के लिए खूब प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे भैया और भाभी कैसे हैं? कोमा से बाहर आ गए। बताइए ना डॉक्टर साहब। देवराज जी, आपके भैया और भाभी अभी कोमा से बाहर हैं, आप उनसे मिल सकते हो। जब मनोहर और सुमित्रा को सब पता चलता है कि कैसे देवराज और नीलिमा ने उन्हें बचाया, उनके लिए दिन रात प्रार्थना की और तो और हॉस्पिटल का बिल भी भरा, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो दोनों नफरत छोड़कर देवराज और नीलिमा संग प्रेम और स्नेह से पेश आने लगते हैं। फतेहपुर कहकर एक गांव में चंदू नामक एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उसकी साइकिल पिंकी के। वो अपना पेट पालने की खातिर समोसे तलता और पिंकी को लेकर गली गली फेरी मारकर उन समोसों को बेचता और पैसे कमाता। गर्मा गर्म समोसे लीजिए, खस्तेदार, चटपटे और मजेदार समोसे, इतने कुरकुरे कि बस मन मचल जाए। आइए आइए, समोसे लीजिए, चंदू के समोसे, आइए आइए आइए। ओ चंदू बिटवा, तनिक 2 समोसे खिलाओ तो, और हाँ, चटनी भर के डालना, कौनो कंजूसी न करना। हाँ, बताई दे रही है पहले ही। ना चाचा, ये चंदू के समोसे हैं। मैं धंधे में कभी भी फायदा नहीं, ईमानदारी देखता हूँ, और मेरे ग्राहकों का पेट भरे और उन्हें इन मसालेदार समोसों को खाकर एक नमकीन सी डकार आ जाए, वहीं पे मैं समझ जाता हूँ कि भाई मेरे समोसे अच्छे बने हैं। क्या समोसे बनाए हैं बॉस, लाजवाब, माइंड ब्लोइंग। ऐसे समोसे तो हमने वो 5 सितारा होटल में भी नहीं खाया। अरे वहाँ 200 रुपए में इतना घटिया समोसा मिला और यहाँ 10 रुपए में इतना स्वादिष्ट और अच्छा समोसा। ओह हाय हाय, ओए होए होए होए, मजे आ गए जिंदगी के। और 2 दे दो चंदू भाई। हाँ, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। चंदू के समोसों की अच्छी मात्रा में बिक्री होती क्योंकि उसके समोसों में वैसा मजेदार स्वाद भी होता जो लोगों को पसंद आता और आकर्षित करता। चंदू दिन भर अपनी साइकिल पर सवार होकर फेरी करता और रात भर जागकर आंखें फोड़ फोड़ कर समोसों का मसाला तैयार करता और सूरज सर पे चढ़ते ही गर्मा गर्म समोसों को बड़ी सी कढ़ाई में तलकर साइकिल पे बांध देता है और बेचने के लिए निकल पड़ता। एक रोज गांव में मेला होता है और तभी, ओए पिंकी, तुझे पता है आज गांव में मेला है, मेला। सावन महोत्सव चल रहा है शायद, इसी खुशी में आज तेरा भी थोड़ा गेटअप बदल देता हूँ। चंदू अपनी साइकिल पिंकी को फूलों की लड़ियों से और रंग बिरंगी कपड़ों की डोरी से सजाता है। चमकने वाले डेकोरेशन का सामान भी लगाता है। ये बात अब लग रही है हमारी पिंकी एकदम फर्स्ट क्लास। नजर ना लगे तुझे किसी की मेरी पिंकिया,
थू 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 थू। चंदू पिंकी की बलैया लेता है और फिर मेले में समोसे बेचने निकल पड़ता है। मेले में पहुंचते ही समोसा खाने के लिए ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है। मुझे 6 समोसे पार्सल। और मुझे 2 समोसे दे दो भाई। अब मीठी नहीं, तीखी पुदीने वाली चटनी डालना। और मुझे 3 समोसे और सिर्फ मीठी चटनी देना। हाँ हाँ, दे रहा हूँ। ये लो, ये आपका, ये आपका, और ये आपका। चंदू की मेले में ढेर सारी कमाई होती है। धीरे धीरे दिन ब दिन गांव में चंदू अपने समोसों के लिए बहुत मशहूर होने लगता है। जिसे देखो बस चंदू के समोसों की ही प्रशंसा करता है और उसे ही खाता है। और युवक और नौजवान भी उसके वीडियो बनाते हैं और वो वायरल हो जाता है सोशल मीडिया पर। अरे ये देखो चंदू भैया, आप तो पूरे सोशल मीडिया पर छा गए। लाइक्स और कमेंट्स की तो बाढ़ आ गई है। देखिए देखिए। चंदू ये सब सुनकर एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे क्या बवाल कर रहे हो यार, दिखाओ तो हमें। अरे वाह, क्या बात है चंदू, तुम तो हीरो बन गए रातों रात। बहुत बढ़िया बिटवा। अब चंदू के समोसे खाने दूर दूर से लोग आते हैं, जिससे उस गांव में रह रहे समोसे और मिठाई बेचने वालों के पास ग्राहक कम आने लगे। वो सब चंदू की सफलता देख उस पर बहुत जलने लगते हैं और ईर्ष्या के प्रकोप में आकर चाल चलते हैं। सुनो, हम यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हमारी रोजी रोटी पर लात मारने निकला है ये कल मुहा चंदू। इसके काम की तो बैंड बजानी होगी, वो भी हर हाल में। गांव में ऐसी किसी भी जगह पर कहीं भी खड़े रहकर फेरी वाले अपना सामान नहीं बेच सकते, इसीलिए अपनी साइकिल पिंकी पर सवार होकर समोसे बेचता है। लेकिन जब इसकी साइकिल ही नहीं बचेगी तब ये कहां जाकर समोसे बेचेगा? हवा में है? दे ताली। हाँ, प्लान गजब है। दोनों जल्लुकड़े आदमी रात में चंदू के घर के बाहर खड़ी साइकिल पिंकी को तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह जब चंदू उठता है और ये सब देखता है तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे गंगा मैया, ये क्या हो गया मेरी पिंकी को? लगता है किसी गुंडे मवाली लोफर का ही काम है ये। हमने तय किया था कि हम अपनी पिंकिया को घर के अंदर रख लेंगे, न कि इस ठंड में बाहर रखेंगे। लेकिन अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब मैं समोसे बेचने कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं? गांव में फेरी वालों को एक जगह पर रहकर सामान बेचने पर मनाही है। चंदू बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं और क्या नहीं। वो हर गली, हर मोहल्ले, चौक चौराहे पे और नुक्कड़ पे जाकर समोसे बेचता है, लेकिन उतना नहीं चल पाता जितना कि वो रोज अपनी साइकिल पिंकी के जरिए दूर जा पाता। थक गए हम तो। अरे हमारी पिंकी के होते हुए हम पूरे दिन भर में कई सारी जगहों पर जाकर खूब सारे समोसे बेच पाते और हमारी कमाई पर भी कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अब तो मानो दुखों के पहाड़ टूट पड़े हैं हम पर। चंदू की बहुत कम कमाई होने लगती है और इस बात को लेकर वो काफी उदास और परेशान सा रहने लगता है। उसके तो खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं और वो अब बड़ी दुविधा में फंस जाता है। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे सर पर हाथ रखे बैठा हुआ होता है और तब अचानक वहां से एक गाड़ी गुजर रही होती है, जिसमें भोपू में एक आदमी कोई घोषणा कर रहा होता है। सुनो 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 सभी गांव वालों, आ गया है सुनहरा मौका सभी खाना बनाने वालों के लिए। गांव में आयोजित की जाने वाली है एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें आप चटपटी डिश और स्वादिष्ट व्यंजन पकाओगे। सबसे अच्छे और मजेदार पकवान बनाने वाले को मिलेंगे पूरे 7 लाख रुपए, वो भी इनाम के तौर पर। ये सुनकर चंदू खुशी से चमक उठता है और अपने आप से बोलता है, अरे वाह, ये तो वाकई में एक सुनहरा मौका ही है। मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा और समोसे बनाऊंगा। अब जीतना और हारना तो गंगा मैया के हाथों में है, लेकिन मैं तो पूरी मेहनत और लगन से प्रतियोगिता में भाग लूंगा। चंदू उस प्रतियोगिता में भाग लेता है और मजेदार और स्वादिष्ट समोसे बनाता है, जिन्हें चखकर जज खुशी से झूम उठते हैं और चंदू को ही विजेता घोषित करते हैं। और हमारे इस प्रतियोगिता के विजेता है चंदू समोसे वाला। तालियां तालियां।
हर तरफ तालियों की गूंज सुनाई पड़ती है और चंदू को पूरे 7 लाख का इनाम दिया जाता है। वो सबसे पहले बहुत सारे पैसे भरकर अपनी टूटी हुई साइकिल पिंकी की बहाली करवाता है और उसे फिर से नई नवेली बना देता है और अपने लिए एक बड़ा घर भी बनवाता है और गरीब लोगों की मदद करता है और बेसहारा जानवरों को खाना और रहने की जगह देकर उनकी देखभाल भी करता है। प्रतापगंज कहकर एक गांव में 2 भाई बहन रहा करते थे, राजमंगल और भूमि। दोनों ही अनाथ थे। दोनों के माता पिता उन्हें इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे। राजमंगल के पास एक ऑटो रिक्शा थी जिसे चलाकर वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ता और पैसे कमाता। राजमंगल अपना और अपनी छोटी बहन भूमि का पेट पालता और उसे अच्छे कॉलेज में पढ़ने भेजता। भैया ये लीजिए, ये तोहफा, जन्मदिन मुबारक हो भैया। लेकिन भूमि, बच्ची, तू ये तोहफा लाने की क्या जरूरत थी? तेरी दुआ ही मेरे लिए बहुत है, क्योंकि तू इस घर की लक्ष्मी है। भैया आप दिन रात बहुत ज्यादा खून पसीना एक करके इतनी मेहनत मशक्कत करते हो और पैसे कमाकर मुझे संभालते हो। मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। तो क्या मैं आपको एक छोटा सा तोहफा भी नहीं दे सकती क्या? भूमि, मेरी छुटकी, कितनी बड़ी और होशियार हो गई है तू। काश इस पल में हमारे साथ माँ पापा भी होते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि वो अब भी हमारे साथ ही है, इस हवा में। राजमंगल अपनी बहन भूमि से खूब प्यार करता और उसे किसी भी चीज की कमी ना खले, इसीलिए वो ओवरटाइम रिक्शा चलाकर पैसे जोड़ता। भूमि बहुत ही बढ़िया खाना बनाया करती। वाह भूमि, तू तो मास्टर शेफ है। इतना स्वादिष्ट खाना कोई कैसे बना सकता है भैया? बहुत खूब, बहुत खूब। ये ले, ये पैसे रख, शगुन है तेरा ये। धन्यवाद भैया। अगर मैं मास्टर शेफ हूँ तो आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। मैं तो भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी को आप जैसा भाई मिले। एक रोज राजमंगल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिक्शा चलाने जाता है। भूमि घर पर बैठकर सुंदर सी राखी बना रही होती है। 1 हफ्ते बाद रक्षाबंधन का त्योहार है। भैया इस राखी को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैं तो उनके लिए एक बढ़िया सा कुर्ता भी सिलने वाली हूँ, वो भी अपने हाथों से। इस बार राखी के दिन हम दोनों बहुत खुशियाँ मनाएंगे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर होता है। राजमंगल का सर चकराने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि ऑटो रिक्शा कैसे चलाएं। उसके हाथ ढीले पड़ जाते हैं और वो बैलेंस खोकर ऑटो रिक्शा को एक पेड़ की तरफ ले जाता है, जहां ऑटो रिक्शा उस पेड़ से टक्कर खाती है, जिससे राजमंगल के सर पर चोट लगती है और उससे बहुत खून बहता है। आसपास के लोग खून से लथपथ राजमंगल को देख हैरान और भौचक्का हो जाते हैं और उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाते हैं। भूमि को भी उसकी पड़ोसन आकर ये खबर देती है, जिसे सुनने के बाद भूमि थर थर कांपती है और वो अस्पताल चली जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे भैया, वो कैसे हैं आप? बताइए ना डॉक्टर साहब। भूमि जी, आपके भैया वो कोमा में जा चुके हैं। क्या? कोमा? जी हाँ, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। ये खबर सुनकर भूमि को धक्का बैठ जाता है। भूमि मंदिर को जाती है और मंदिर जाकर वृक्ष के चारों ओर जमीन पर लोट लोट कर गोल गोल घूमकर परिक्रमा करती है और घंटों तक अपने भैया की जान की सलामती की प्रार्थना करती है। हे माता रानी, मेरे भैया की जान बचा लीजिए। वो तो इतने अच्छे हैं। उन्होंने हमेशा अपनी खुशियों को छोड़कर मेरी खुशियों के बारे में सोचा है। उन्हें कुछ मत होने दीजिएगा। माता रानी, 1 हफ्ते बाद रक्षाबंधन है। मुझे अपने भैया की कलाई पर राखी बांधनी है। लेकिन भूमि की प्रार्थनाओं के बाद भी राजमंगल नहीं बच पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। भूमि पूरी तरह टूट जाती है। भैया, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो भैया? अब मैं आपके बिना क्या करूंगी? एक आप ही थे मेरा सब कुछ। अब तो आपके बाद मेरा इस दुनिया में कोई और है भी नहीं। मैं अब किसे राखी बांधूंगी भैया? और मुझे तोहफा कौन देगा भैया? आप क्यों चले गए?
भूमि अब इस दुनिया में अकेली हो जाती है। उसके पास कुछ पैसे नहीं होते हैं और तो और खाने के लिए भी घर में अनाज का एक दाना तक नहीं होता। घर में तो सब खत्म हो चुका है, अब मैं क्या करूं? नहीं नहीं भूमि, तू इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। भैया दिन रात मेहनत करके मेरे लिए पैसे इकट्ठा करते थे ताकि मेरा भविष्य उज्जवल हो सके। मैं उनका सपना पूरा करके ही रहूंगी। मैंने तय कर लिया है कि मैं अब कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करूंगी। भूमि खाना अच्छा बना लेती थी, इसीलिए वो सबसे पहले गांव के सभी ढाबे और छोटे मोटे होटलों में जाकर पार्ट टाइम नौकरी ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। वो दुखी होकर बाजार से घर लौट रही होती है, तभी उसकी नज़र बाजार में खड़े ट्रक ढाबा और मोटरसाइकिल ढाबा पर जाती है, जहां पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी होती है। ये दृश्य देखकर एकदम से ही भूमि के दिमाग में एक सुझाव आता है। ये सारे जो वाहन हैं, ये वाहनों के ढाबे, यहाँ तो कितने सारे ग्राहकों की भीड़ जमी हुई है। भैया के जाने के बाद उनकी ऑटो रिक्शा वैसे की वैसी पड़ी हुई है। क्यों ना मैं भी उनकी ऑटो रिक्शा का ढाबा बना लूं। ऐसे अगर ढाबा खोलने जाओ तो बहुत पैसे लगेंगे। लेकिन अपने वाहन को ही ढाबा बनाकर कोई पैसे खर्च नहीं होंगे। हाँ। भूमि स्वर्गवासी राजमंगल की ऑटो रिक्शा की बहाली करती है और उसकी ऑटो रिक्शा को एक ढाबे में बदल देती है। वो उस पर एक बोर्ड लगाती है जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा होता है भूमि का ऑटो रिक्शा ढाबा। भूमि ऑटो रिक्शा को डेकोरेटिव आइटम से भी सजाती है और एक सुंदर सा ढाबा तैयार करती है। वो ढाबे पर स्वादिष्ट और खुशबूदार खाना पकाती है जिससे ग्राहक बहुत खुश हो जाते हैं। शाबाश भूमि बिटिया, बहुत ही लाजवाब खाना बनाया है तुमने। राजमंगल की यादों को साथ लेकर तुमने जो ऑटो रिक्शा ढाबा तैयार किया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। मुझे तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है बिटिया। धन्यवाद कुलभूषण चाचा। अरे मुझे और 2 कटोरी भरकर खीर दे दो। और हाँ, छोले कुलचे बहुत ही लजीज बनाए हैं। आप 1 प्लेट पार्सल भी कर देना। ठीक है जी। भूमि ऑटो रिक्शा ढाबे से खूब पैसे कमाने लगती है और बड़ी ही लगन से खाना बनाती है। थोड़े ही दिनों में वो पूरे गांव में अपने ऑटो रिक्शा ढाबे के कारण मशहूर हो जाती है। लेकिन एक दिन रिक्शा में सिलेंडर लीक हो जाता है और ब्लास्ट होकर रिक्शा भी जलकर राख हो जाती है। भूमि की जान को कुछ नहीं होता, लेकिन जिस ऑटो रिक्शा में उसकी जान बसती थी वो अब जलकर राख हो चुकी थी। नहीं, मेरी ऑटो रिक्शा, मेरे भैया की आखिरी निशानी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ढाबे के साथ साथ मेरे भैया की भी यादें चली गई। मैं तो बर्बाद हो गई। माता रानी, क्यों इतनी अग्नि परीक्षा ले रहे हो आप मेरी? भूमि का अब गांव में कुछ नहीं बचा था, इसीलिए वो अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके बस में सवार होकर शहर चली जाती है ताकि वहां पर वो कोई नौकरी ढूंढकर अपना गुजर बसर कर सके। जब वो शहर की सड़कों पर अपना सामान हाथ में लिए यहाँ से वहां भटक रही होती है, तभी वो एक बड़े से मैदान में हो रहा कुकिंग कंपटीशन देखती है। 10 मिनट में 5 पकवान बनाने वाले को मिलेंगे पूरे 10 लाख रुपए। ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है। मुझे इसमें भाग लेना चाहिए। जीतूं या हारूं, वो सब माता रानी पर भरोसे है। भूमि माता रानी का नाम लेकर उस कुकिंग कंपटीशन में भाग लेती है और 10 मिनट में 5 पकवान बनाकर कंपटीशन जीत जाती है और उसे 10 लाख रुपए का इनाम मिलता है। ये कंपटीशन मानो माता रानी का आशीर्वाद बनकर भूमि के किस्मत में आया। भूमि उन पैसों से शहर में अपना घर लेती है और एक बड़ा सा रेस्टोरेंट ओपन करती है जिसका नाम होता है राजमंगल फूड पैलेस। वो अपने भैया की याद में रेस्टोरेंट को खोलती है और जीवन में बहुत तरक्की प्राप्त करती है। बलवंत एक गरीब आदमी था। वो हरपालगंज नामक एक गांव में अपनी बीवी उर्मिला और माता पिता शकुंतला और सुरेंद्र संग रहता था। उर्मिला गर्भवती थी और उसके 9 महीने पूरे हो जाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डिलीवरी हो जाती है और डॉक्टर हॉस्पिटल रूम से बाहर आते हैं और कहते हैं, बधाई हो, बेटी हुई है। आपके घर लक्ष्मी आई है। क्या? सच में? अरे धन्यवाद डॉक्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्या हमारी बच्ची को देख सकते हैं? उसे अपनी गोदी में लेकर खेल सकते हैं ना उसके संग? जी बलवंत जी, बिल्कुल। बलवंत और उसके माता पिता शकुंतला और सुरेंद्र तीनों हॉस्पिटल रूम में जाकर बेटी को देखते हैं तो शकुंतला और सुरेंद्र के होश उड़ जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि बेटी तो काली है।
वहीं बलवंत अपनी बेटी को खुशी से अपनी गोद में उठाता है। अले 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 राजकुमारी, हाँ ओए मेरी परी। हाय दैया, ई का अनर्थ होएगा वा। अरे हमने तो अपन बुरा सपना माँ भी नहीं सोचा था कि हमार पोती काली कलौटी हो। हमरे तो भागी फूटे हैं। ई का होएगा वा पहाड़ी वाले बाबा, हमका तो यकीन ही नहीं होवत है। पहली बात तो ई कि एक बेटी जन्मी है और दूसरी बात ई कि वो भी काली। अरे बलवंत बिटवा, तुहार बेटी इतनी काली होकर तू ई के साथ इतना प्यार और स्नेह से पेश आवत है, हाँ? तुहार के कानू दुख पीड़ा मलाल नहीं होवत है का? काहे काहे पापा ऐसे काहे बोलत हो? ई हमार संतान हो और हमरा के ई से बहुत 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 प्यार है। शकुंतला और सुरेंद्र अपनी काली पोती के कालेपन से नाखुश थे। वहीं उर्मिला और बलवंत अपनी काली बेटी से बहुत प्यार करते थे। शकुंतला हमेशा ताने कसती ही रहती। अम्मा जी, जरा लाडो रानी के लाने दूध तो गरम करके लाई दो, कब्बो की भूखी प्यासी बैठी है। आए जाए दे, हमको कौनो फर्क नहीं पड़ा था। ई तोहार लड़की है, तू ई का संभाल। ऐसन काले लोगन के खातिर हमार जीवन में कौनो जगह नहीं हो। पता नहीं कौन सा काला जामुन खाई के पैदा करल बानी ई का। शकुंतला और सुरेंद्र कभी भी उस काली बेटी को नहीं अपनाते। एक दिन उर्मिला, शकुंतला और सुरेंद्र टैक्सी में बैठकर कहीं से आ रहे थे कि तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस हादसे के बाद बलवंत पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन समय की बहती धारा के साथ वो हिम्मत जुटाता है और अकेले ही अपनी काली बेटी की परवरिश करता है। वो उसका नाम रानी रखता है। रानी वक्त के साथ बड़ी हो जाती है, लेकिन उसे अपने कालेपन की वजह से स्कूल में, गली मोहल्लों में, चौक चौराहे और नुक्कड़ पे हर जगह बुरा भला सुनना पड़ता। अरे वो देखो कितनी काली लड़की है ना। ओए काला टीका। हमारी बेटी तो फूल सी सुंदर है और एकदम गोरी है। भगवान भला करे इस बेचारी कल्लो का। ओफो, बेचारी रानी। नाम तो रानी है लेकिन दिखती निहायती नौकरानी है। ये बेचारी तो चाहे दुनिया भर का मेकअप भी थोप ले अपने चेहरे पे, फिर भी ये अपना कालापन नहीं छुपा पाएगी। सो सैड ना। सब रानी की निंदा करते हैं और उसे बहुत बुरा लगता है। वो भरे बाजार में गर्दन झुकाकर रोते रोते अपने पति के मकान में लौट आती है और आईने में देखकर खुद से कहती है, क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? काला होना इतना बुरा है क्या? मैंने तो ना कोई चोरी की, ना कोई गलत काम किया, ना किसी को परेशान किया, फिर भी सब मुझे इतना चिढ़ाते हैं और बुरा बुरा बोलते हैं, इसलिए क्योंकि मैं काली हूँ। तभी वहाँ पे बलवंत आ जाता है और वो रानी से कहता है, पापा क्या मैं इतनी बुरी हूँ? सब मुझे गंदा गंदा बोलते हैं, कोई मेरे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता, सब गोरे हैं और मैं काली हूँ। ऐसा क्यों पापा? नहीं बेटा, आपसे ये सभी लोग जलते हैं, कुड़ते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। इन्हें आप नापसंद हो ना, इसलिए हमेशा मेरी बात को ध्यान में रखना। इंसान की बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती, वो अंदर से कितना अच्छा है, मन से कितना प्यारा है, ये मायने रखता है। बलवंत रानी को जैसे तैसे समझाता है। बलवंत एक दिन रानी को अपने मालिक के बंगले में ले जाता है, जहाँ पर वो नौकर के तौर पर काम करता है। वाह पापा, इतना बड़ा मकान! ये तो मैंने किस्से कहानियों में ही देखा सुना है। आप रोज यहाँ आते हो काम करने? हाँ रानी बिटिया, चलो अंदर चलते हैं। बलवंत और रानी बंगले के अंदर चलते हैं और रानी जमीन पर एक कोने में बैठ जाती है। तभी वहाँ की मालकिन मालविका आती है और गुस्से से आग बबूला होकर कहती हैं, ओ मैडम, ये क्या है? ईव! मेरी इतनी सुनहरी सुंदर चमकीली संगमरमर की फर्श पर ये काली लड़की बैठ गई। कौन सी झुग्गी से भागकर यहाँ इस राजमहल में घुस आई रे तू छुटंकी? ठकुराइन, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वो। ठकुराइन, क्या हुआ? ये मेरी बेटी है, रानी नाम है इसका। माई फुट, वॉट एवर इट मे बी, आई डोंट केयर। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी क्या औकात है? तुम इस हवेली के नौकर हो और नौकरों को इस हवेली की कुर्सी तो क्या
फर्श पर बैठने की भी अनुमति नहीं है। और ये इतनी भद्दी और काली बदसूरत लड़की है तुम्हारी, ये रात के अंधेरे में तो दिखेगी भी नहीं। इसे आइंदा से यहाँ लाना मत। रानी इन सब बातों को सुनकर खूब रोती है और पूरी तरह टूट जाती है। घर जाकर बलवंत रानी को स्नेह देता है और उसकी मनपसंद टॉफीज देता है। कुछ दिनों बाद बलवंत को एक कार ठोक देती है और इस एक्सीडेंट में उसे खूब चोट लगती है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है और तभी डॉक्टर रानी से कहते हैं, रानी बेटा, आपके पापा को सिर पर मेजर इंजरीज लगी हैं, इसलिए तुरंत उनका ऑपरेशन करना होगा और उसके लिए आपको 30,000 का इंतजाम करना होगा, जल्द से जल्द। 30,000? लेकिन मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? कहानियों की तरह कोई एंजल भी मेरी हेल्प नहीं करेगी। रानी नुक्कड़ और चौक चौराहे पर लोगों के जूते पॉलिश करना शुरू करती है और पैसे कमाने लगती है। ठीक से साफ कर, ओए काली लड़की। जी साहब। रानी को सभी चिल्लर ही देते और उसे ठगते रहते, लेकिन फिर भी बेचारी माथे पर शिकन लाए बिना सारा काम करती। वो एक रास्ते से गुजर रही होती है और तभी उसे सामने से मालविका आते हुए दिखती है, जो अपने फोन में कुछ कर रही होती है और सामने से मधुमक्खी का झुंड मालविका की ओर आ रहा होता है। अरे नहीं, ठकुराइन साहिबा! रानी वक्त से पहले भागकर मालविका ठकुराइन के चेहरे पर शॉल ढक लेती है और उसे वहां से बचाकर ले जाती है। थैंक यू रानी, आज तुम्हारी वजह से मैं बच गई, वरना उन मधुमक्खियों ने तो मेरी खूबसूरती की ऐसी की तैसी करके ही छोड़ना था। आज मैं गलत थी जो तुम्हें इतना बुरा भला बोला। तुम चाहती तो उस बात का बदला लेती, लेकिन नहीं, तुम्हारे ईमान ने तुम्हें मुझ तक पहुंचाया और तुमने मेरी जान बचाई। तुम बदसूरत नहीं हो रानी, तुम तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो, क्योंकि तुम्हारा मन सुंदर है। धन्यवाद ठकुराइन। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? रानी मालविका को सब सच बताती है और फिर मालविका रानी को पैसों की मदद करती है और इस तरह रानी अपने पिता की जान बचाती है, उनका ऑपरेशन करा के। बलवंत खूब मेहनत करता है और रानी भी पार्ट टाइम जॉब करके पैसा इकट्ठा करती है और साल बीतते जाते हैं और पूरी लगन, मेहनत और निष्ठा के बाद आखिरकार रानी एक डॉक्टर बन ही जाती है। और तभी, पापा ये देखो, ये मेरा सर्टिफिकेट है। आज से मैं सिर्फ रानी नहीं, डॉक्टर रानी हूँ। मेरा और आपका सपना पूरा हो गया पापा। हाँ डॉक्टर रानी, आज मुझे सच में तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमारा जीवन काफी संघर्षों से भरा रहा, लेकिन तूने हर मुसीबत को मात दी, फिर चाहे वो गरीबी हो या तुझे अपने कालेपन की वजह से मिलने वाला दर्द। तू तो हीरोइन है, हीरोइन। बलवंत और रानी एक दूसरे के गले लगते हैं और इस तरह एक गरीब बाप की काली बेटी ने ये सिद्ध कर ही दिया कि रंग चाहे काला हो या गोरा, हालात चाहे अमीरों वाले हो या गरीबों वाले, जहाँ चाह है वही राह है। विक्रम बेटा, ये रस्म तो तुझे ही जीतनी है, वो भी हर हाल में। हाँ देवर जी, अगर आप हार गए ना तो हम लड़के वालों की तो नाक ही कट जानी है, बाय गॉड। अंजलि और विक्रम की शादी हुई होती है। ससुराल में आने के बाद वो दोनों दूध के पतीले में अंगूठी ढूंढने की रस्म कर रहे होते हैं। खुशियों से भरा माहौल होता है। ये देखो, अंगूठी मुझे मिल गई। ओहो, अरे यार। ससुराल में सभी अंजलि से बहुत प्यार करते थे। अंजलि ने उसकी सास चंद्रिका, ससुर इंद्रनील, जेठ निर्मित और जेठानी लवलीन के दिलों में चंद दिनों में ही अपनी जगह बना ली थी। ये देख अंजलि बहू, ये मैंने तेरे लिए लौकी का हलवा बनाया है। समदन जी बता रही थी कि तुझे लौकी का हलवा बहुत पसंद है। और ये लो अंजलि, मैं शॉपिंग करने बाजार गई थी तो तुम्हारे लिए भी ये रंग बिरंगी चूड़ियां लाई हूँ। बाय गॉड, सुंदर है ना? अरे वाह, ये चूड़ियां, ये तो बहुत ही सुंदर है। और ये हलवा, ये तो बिल्कुल मेरी माँ जैसा बनाती है, उसकी कार्बन कॉपी है आप। खुशबू भी वैसी है। धन्यवाद माँ जी, धन्यवाद लवलीन दीदी। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अंजलि का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण वो बांझ हो जाती है। क्या? ये आप क्या बकवास कर रहे हैं डॉक्टर साहब? बकवास नहीं इंद्रनील जी,
यही हकीकत है। अंजलि अब कभी मां नहीं बन सकती क्योंकि वो बांझ हो चुकी है। अरे नहीं, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। मेरा बेटा, मेरा विक्रम, उसे अब पापा कहकर कौन पुकारेगा। अंजलि के बांझ होने के कारण अब ससुराल में चंद्रिका और इंद्रनील उससे नफरत करने लगते हैं। माँ जी, मैं आज के भोग प्रसाद में मावे की मिठाई और हलवा पूड़ी बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अरे तुझ जैसी बांझ के हाथ के बना भोग प्रसाद भगवान जी को चढ़ाऊंगी तो मुझे पाप नहीं लगेगा क्या? मैं ये घोर पाप नहीं होने दूंगी। एक तो इस घर की खुशियां छीन ली और ऊपर से अब सबसे बात कर रही हो। तुम्हें कोई गम पछतावा नहीं है, लेकिन हमें बहुत है। हमसे तुमने दादा दादी बनने का हक छीन लिया। अब तुम सिर्फ पनौती की निशानी हो और कुछ नहीं। तभी विक्रम इंद्रनील से कहता है, पापा, माँ, आप ये सब क्या बोल रहे हो? अंजलि कभी माँ नहीं बन सकती तो उसमें इसकी क्या गलती? वो एक हादसा था जो किसी के साथ भी हो सकता था। ओ दुनिया के नंबर 1 जेठ जी, ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है इस अंजलि की। ये तो है ही अपशगुनी। जब से आई है अपने साथ साथ मनहूसियत को भी ले आई है। बाय गॉड। अंजलि अकेले में बहुत रोती है। चंद्रिका, इंद्रनील और लवलीन उसके साथ सही ढंग से पेश नहीं आते और कटे कटे से रहने लगते हैं। अंजलि माता रानी की परम भक्त थी। वो माता रानी की प्रतिमा के चरणों में सर झुकाकर खूब रोती है। मैं ही क्यों माता रानी, मैं ही क्यों? मेरी कोख हमेशा हमेशा के लिए सूनी हो गई है। अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा माता रानी, क्यों? वहीं चंद्रिका विक्रम की दूसरी शादी कराने के बारे में सोचती है। माँ जी, सुनीता जी से मेरी बात हो गई है। वो आती ही होंगी अपनी बेटी पायल के साथ। बाय गॉड। चलो अच्छा है विक्रम बेटा, जा तू भी तैयार हो जा। आज तुझे देखने लड़की वाले आ रहे हैं। लड़की वाले? अब तुम्हारी बीवी तो हमें पोता या पोती नहीं दे सकते, इसलिए तुम्हारी दूसरी शादी करवाना बहुत जरूरी है, वरना वंश आगे कैसे बढ़ेगा। अंजलि और विक्रम ये सुनकर एकदम से चौंक जाते हैं। बस पापा, आप लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मेरी जिंदगी है। मैं अंजलि से ही प्यार करता हूं और बच्चा तो हम अडॉप्ट भी कर सकते हैं ना। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। लेकिन विक्रम बेटा तू। बस मां, अब इस बात पर मैं और ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, प्लीज, वरना ना चाहते हुए भी मुझे और अंजलि को यह घर छोड़कर जाना पड़ेगा। विक्रम अंजलि की खातिर अपनी माँ, भाभी और पिता के खिलाफ हो जाता है, जिससे चंद्रिका और लवलीन का और भी ज्यादा पारा हाई हो जाता है। विक्रम तो मानो उस बांझ अंजलि के प्यार में पागल हो रहा है। अरे उससे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब समाज उसे ताने कसेगा ना, तब जाकर उसकी अकल ठिकाने आएगी। माँ जी, ये दोनों लैला मजनू तो कभी अलग नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमें इस पनौती को तो अपने घर और जिंदगी से निकाल कर ही रहना है। मेरे पास एक गर्मा गर्म आइडिया है, खाना चाहोगे? मेरा मतलब है सुनना चाहोगे? बाय गॉड। नहीं, मुहूर्त निकलवाती हूँ पंडित जी से पूछकर। अरे बोलना मेरी अम्मा। लवलीन और चंद्रिका दोनों ही मिलकर एक साजिश रचते हैं। वो दोनों अंजलि को अगवा करवाने के लिए गुंडों को पैसे देते हैं और दिन में जब भारी दोपहर में अंजलि कुछ देर के लिए सो रही होती है, तभी वो गुंडे उसे अगवा करके ले जाते हैं। अंजलि जब अपनी आंखें खोलती है तभी अपने आप को एक बंद स्टोर रूम में देखती है। उसके हाथ पांव बंधे होते हैं। हे माता रानी, मैं यहाँ कैसे आ गई? अरे तेरी सास और जेठानी ने भेजा है तुझे यहाँ। और अब कुछ दिनों बाद तुझे हम बेच देंगे और खूब नोट कमाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन वो नफरत इस तरह ही आप दोनों ने अच्छा नहीं किया, माँ जी और लवलीन दीदी। गुंडे अंजलि को स्टोर रूम में कैद रखते हैं और तो और उसे सिर्फ दिन में एक बार ही खाना मिलता। वहीं चंद्रिका और लवलीन दोनों ही विक्रम को अंजलि के खिलाफ भड़काने लगते हैं। विक्रम बेटा, तू कब तक उस बेवफा औरत के सदमे में देवदास बना रहेगा? वो तुझे छोड़कर जा चुकी है, भाग गई होगी किसी और मर्द के हाथ पकड़कर, बेशर्म कहीं की। देवर जी, आपको मैं कह रही हूँ, आपके लिए लड़कियों की लाइन लगी है।
आप दूसरी शादी कर लो और छोड़ दो उस अंजलि के बारे में सोचना। बाय गॉड। लेकिन अंजलि, बस विक्रम बेटा, अगर तुमने दूसरी शादी नहीं की तो तुम हमारा मरा हुआ मुंह देखोगे। घर वालों की इन बातों में आकर दुखी विक्रम को ना चाहते हुए भी पायल संग शादी के लिए हाँ बोलना पड़ता है। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आ जाता है। ये थाली वापस ले जाओ। आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है और मैं 9 दिन तक निर्जला व्रत रखूंगी। और देखना, मेरी माता रानी इन 9 दिनों के अंदर ही अंदर मुझे तुम जैसे दुष्ट रावणों के चंगुल से बचाकर निकाल कर ही रहेगी और फिर मैं अपने विक्रम के पास जाऊंगी। जितने सपने देखने हैं देख ले, क्योंकि इन 9 दिनों के अंदर हम तुझे बेच ही डालेंगे। अंजलि हिम्मत नहीं हारती और वो दिन रात आंखें बंद करके तपस्या करने लगती है और माता रानी का नाम ले लेकर प्रार्थना करती है। और आखिरकार एक दिन जब गुंडे वहां मौजूद नहीं होते, तभी अंजलि को एक दिन एक आवाज सुनाई देती है। अंजलि, मैं जानती हूँ तुम मेरी कितनी बड़ी भक्त हो और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। बेटी, बस जय माता दी बोलो, फिर तुम्हारे हाथों पर बंधी रस्सी अपने आप खुल जाएगी। जाओ, बचाओ अपने सुहाग को। माता रानी, ये तो आपकी आवाज है। जय माता दी। अंजलि के इतना कहते ही उसके हाथ पांव से बंधी हुई रस्सी अपने आप टूट जाती है और वो भाग भाग कर वहां से निकल जाती है। वहीं घर को सजाया जाता है और विक्रम शादी के मंडप में पायल की मांग में सिंदूर भरने ही जा रहा होता है कि तभी वहां पर अंजलि आ जाती है। रुको, ये शादी नहीं हो सकती। अंजलि, तुम? विक्रम मंडप से उठकर अंजलि की तरफ भागता है और उसके गले लगता है। अंजलि चंद्रिका और लवलीन का सच सबको बताती है और तभी विक्रम चंद्रिका को कसम देकर पूछता है कि आखिर सच क्या है, और चंद्रिका चुप रह जाती है। दोनों ही माफी मांगने लगते हैं। माफ कर दो बेटा। हाँ अंजलि, अपनी बड़ी बहन समझकर माफ कर दो। नहीं, आप दोनों ने जो किया है उसकी सजा आपको और उन दोनों गुंडों को भी जरूर मिलेगी। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है और वो चंद्रिका, लवलीन और उन दोनों गुंडों को भी गिरफ्तार करके जेल में कैद कर लेते हैं। वहीं अंजलि और विक्रम माता रानी का आशीर्वाद लेकर नवरात्रि के शुभ और पवित्र अवसर पर अग्नि को साक्षी मानकर फिर से 7 फेरे लेते हैं और आगे जाकर एक बेटी को गोद लेते हैं। समय के साथ इंद्रनील का भी हृदय परिवर्तन होने लगता है और सभी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।